हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आई हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ठीक है, ये जो है आपके चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट में भी आते हैं और आपके सीबीएसई एग्जाम्स में भी आते हैं। ओके, तो आइए हम इसको देखते हैं कि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल भाषा में हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। जब भी कोई फीमेल प्यूबर्टी को अप्रोच करती है, प्यूबर्टी का मतलब क्या है, वो 10 से 12 साल की होती है, उस समय हर महीने लगभग 5 दिन उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के वेजाइनल ओपनिंग से ब्लीडिंग होती है। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि हर 28 डेज पर रिपीट होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ ह्यूमन में ही होता है? नहीं, ये होता है जो भी प्राइमेट्स हैं, जैसे कि मंकीज़ हैं, एप्स है, गोरिल्ला है, ह्यूमन बींग्स है, वो सब में होता है। और इस रिप्रोडक्टिव फेज में फीमेल के वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो है वो ब्लीडिंग होती है, जो कि लगभग 4 to 5 डेज तक चलता है और जिसमें एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है, जिसमें कि ब्लड कैपरीज होते हैं, वो सेड ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इस टूटने की वजह से ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू करता है। क्लियर? ये कब तक होता है? ये होता है फीमेल में लगभग 45 to 50 ईयर्स के एज तक में, जिसको जब ये खत्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, और जब ये स्टार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं मेनार्की। ओके, अब यहाँ देखिए आप, क्या ये सिर्फ प्राइमेट्स में ही होता है? जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जो होते हैं वहाँ पर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, लेकिन थोड़ा मिलता जुलता वहाँ पे ऑस्ट्रस साइकिल होता है। लेकिन इस ऑस्ट्रस साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होती, वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होता। एंडोमेट्रियम जो होता है वो वहाँ पर रैप्चर करता है, लेकिन वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्राइमेट्स में ही होता है और नॉन प्राइमेट्स में नहीं होता। अब आप आइए, हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहे थे। फीमेल में जब वो फीमेल 11 to 12, 10 to 12 ईयर्स की होती है, पहली बार उसके ओवरी में, ओवरी से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है मतलब ओवम रिलीज होता है। ओवम को हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। जब पहली बार ये ओवम स्टार्ट होता है रिलीज होना, उसके बाद ही फीमेल में सबसे पहली बार ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मेनार्की। और ये लगभग फीमेल जब तक 45 to 50 ईयर्स के एज में पहुंचती है, तब तक हर महीने एक एक ओवरी से एक एक ओवम का रिलीज होता रहता है। ठीक है, पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ में फीमेल ऑलमोस्ट 450 ओवम को रिलीज करती है, 450 ओवम को रिलीज करती है। इसलिए अगर किसी फीमेल का मेनार्की अगर 10 साल में स्टार्ट हो जाता है तो उसका मेनोपॉज भी जल्दी हो जाएगा। कोई फीमेल का अगर 12 ईयर्स में स्टार्ट होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, तो उसका मेनोपॉज जो है वो थोड़ा लेट होगा, क्योंकि जो रिलीज होने वाले ओवम हैं उनका नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ऑलमोस्ट 450 के बराबर ही होता है। ओके, इसका मतलब कि एक बार जब फीमेल में एक बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, तो फीमेल जो है नाउ सी इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, नाउ सी कैन गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि अब वो ओवम रिलीज करना स्टार्ट कर चुकी है। लेकिन देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल होता है। उसको कंट्रोल करता है बहुत सारे हार्मोन्स, और वो हार्मोन ही मिलकर के हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो एक बार हम पहले थोड़ा सा देखना चाहेंगे, डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यहाँ क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब ब्लड में, ह्यूमन के फीमेल के ब्लड में जब लेवल ऑफ 2 हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जब बहुत कम होता है, उस समय जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस को, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचाते हैं कि ब्लड में जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
का अमाउंट काफ़ी कम है। फिर क्या करता है हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है बाय प्रोड्यूसिंग GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस करता है हाइपोथैलेमस, और वो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है ताकि पिट्यूटरी फर्दर एक्टिवेट करता है ओवरी को, और ओवरी प्रोड्यूस करेगा आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी दो गोनेडोट्रोपिन को प्रोड्यूस करते हैं, इनका क्या नाम है, LH एंड FSH। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ओवरी के अंदर में जो भी फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर में होते हैं, आपने पढ़ा है कि प्राइमरी फॉलिकल्स फीमेल में बन जाता है बिफोर बर्थ। जब फीमेल फीटल लाइफ में होती है उसी समय उसके ओवरी के अंदर में बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर। तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो बना हुआ था उसमें से वो स्टार्ट कर देता है आपका मैचुरेशन, और एक उसमें से सेलेक्ट होता है और वो जा करके सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, वो ओवरी के फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है ताकि फॉलिकल्स जो है वो सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और जैसे ही फॉलिकल्स बनते हैं तो ये फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं वो रिलीज करता है हार्मोन जिसको कहते हैं एस्ट्रोजेन। और ये एस्ट्रोजेन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ओव्यूलेशन में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। क्लियर। यही ओवरी के थ्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH के इन्फ्लुएंस में ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरी के अंदर में होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को काफ़ी थिक कर देता है, उसमें ब्लड कैपिलरीज वगैरह को ऐड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और इवन आफ्टर कंसीविंग, फीमेल ने कंसीव किया फिर भी उसको जो है वो फ्रीक्वेंटली एबॉर्शन हो सकता है। तो इसलिए ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कि डायरेक्ट आपका जो है जब लेवल लो था प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, तब हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ने FSH और LH को प्रोड्यूस किया, जिसने फर्दर क्या किया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करने में हेल्प किया ओवरी से। क्लियर। लेकिन अगर जब ब्लड में बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का, तब निगेटिव कंट्रोल भी होता है। निगेटिव क्या होता है, ये एस्ट्रोजन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया वो हाइपोथैलेमस को, और जो प्रोजेस्टेरॉन बहुत अमाउंट में बन गया वो जा करके हाइपोथैलेमस को बताता है कि अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लियर। बताता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस GnRH को रिलीज करना बंद कर देता है, पिट्यूटरी भी इनएक्टिवेट हो जाता है, वो FSH और LH नहीं प्रोड्यूस करता, और फर्दर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल में आ जाता है। क्लियर। तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली अंडर कंट्रोल होता है आपका जो है वो हार्मोन्स के। ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे। अभी आप देखिए, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमने पढ़ा वो 28 डेज का साइकिल है। इस 28 डेज के साइकिल में जो फर्स्ट फेज होता है, जिसको हम कुछ लोग उसको फोर्थ फेज लेते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट आपको मेंस्ट्रुअल फेज ले रही हूँ। इस मेंस्ट्रुअल फेज में देखिए क्या हो रहा है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, ये सब यूट्रस से रिलेटेड है। यूट्रस जो है वो बहुत वही पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यूट्रस में मैंने बताया कि एंडोमेट्रियम जो है उसके ब्लड जो है वो शेड आउट होते हैं। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम का देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ये यूट्रस का जो है वो लाइनिंग एंडोमेट्रियम में जो ब्लड कैपिलरीज था वो शेड आउट होता है। क्लियर। इस समय सेकंड क्या होता है, उसके बाद सेकंड फेज आता है आपका फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, यहाँ पर जो एग हैं, फॉलिकल्स हैं, वो मैच्योर होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। क्लियर। और थर्ड फेज क्या होता है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो थर्ड फेज में होता है उनका ओव्यूलेशन, ओवम जो है वो रिलीज होता है। क्लियर। और ओवम रिलीज होने के बाद फोर्थ फेज क्या होता है, इस फेज में आपको मैंने बताया कि यूट्रस जो है, यूट्रस के अंदर में इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन होने के लिए
एंडोमेट्रियम को बहुत थिक होना चाहिए, उसके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कैपिलरीज होना चाहिए। तो इस ल्यूटियल फेज में ये जो आपका देख रहे हो आप, ये यूट्रस, ये बहुत ब्लड कैपिलरीज से वो थिक हो जाता है, उसके वॉल काफ़ी थिक हो जाते हैं। क्लियर? और इसी फेज में आपका जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है अगर एग रिलीज हुआ है तो। क्लियर? अब आप आइए, अब हम इसको जो है सो थोड़ा सा आपको फर्दर बताएं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रिंग्स चेंजेस इज इन। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं तो लेवल चेंज होता है पिट्यूटरी हार्मोन का, LH और FSH का लेवल चेंज होता है। लेवल चेंज होता है ओवेरियन हार्मोन का, लाइक प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का। ओवरी के फॉलिकल्स में चेंजेस होते हैं और यूट्राइन के एंडोमेट्रियम में चेंज होता है। आपको पता है कि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है जिसमें काफ़ी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें थिकनिंग होती है, इसका रैप्चरिंग होता है। कि इस फेज में क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला फेज जो मैंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होती है। क्यों होता है ब्लीडिंग? क्यों होता है ब्लीडिंग? होने का कारण क्या है? क्योंकि इस फेज में जो लेवल है प्रोजेस्टेरोन का, लेवल है एस्ट्रोजन का, लेवल है LH का, FSH का, ये सारे के सारे काफ़ी लो होते हैं, मिनिमम लेवल पे होते हैं। उसकी वजह से जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है। क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो एंडोमेट्रियम को थिक करने में हेल्प करता है, वहाँ ब्लड कैपिलरीज ऐड करने में हेल्प करता है। यहाँ चूंकि प्रोजेस्टेरोन लो हो जाता है उसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाता है। और क्यों हो जाता है प्रोजेस्टेरोन लो? क्योंकि आपका LH FSH सारे के सारे लो हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन भी जो है वो लो हो जाता है। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन में क्या कहता है, इफ नो एम्ब्रियो मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो द कॉर्पस ल्यूटियम बिगिंस टू डिजनरेट। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होता है। कॉर्पस ल्यूटियम आपने पढ़ा होगा कि ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो जो रिमेनिंग ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के साथ और ल्यूटिन प्रोटीन के साथ रीअसेंबल होकर के एक येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाता है और ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर एम्ब्रियो नहीं बना है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम अगर डिजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी लो हो जाता है। क्लियर? और प्रोजेस्टेरोन लेवल लो हो जाने की वजह से क्या होता है, जो भी ब्लड कैपिलरीज ऐड हुए थे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में वो सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं और वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो टिश्यूज है, ब्लड है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, जो कि फर्स्ट टू 5 डेज, जो 28 डेज का साइकिल है उसका फर्स्ट टू 5 डेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ओके, अब आप आइए, अब मैं आपको जो है थोड़ा इसको डिटेल में डिफरेंट फेजेस को बताऊंगी। ये मैंने पूरा इसके लेवल जो हैं वो बना करके रखे हुए हैं। अभी आप देखिए, मैं इसको आपको बहुत कोशिश करूंगी कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाए। सबसे पहली बात देखिए, जो हमने पढ़ा है कि 4 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज जो है वो आपका फर्स्ट 5 डेज है, ये है फर्स्ट 5 डेज जो कि मेंस्ट्रुअल फेज है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियम जो है वो रैप्चर हो जाता है। क्यों रैप्चर हो जाता है? क्योंकि आप देखिए लेवल जो है ये FSH का लो हो रहा है, लेवल जो है आपका LH का ये भी आपका लो हो रहा है, ठीक है। और लेवल तो आपका प्रोजेस्टेरोन जो ब्लू कलर से दिखला रहा है बिल्कुल ही लो है। प्रोजेस्टेरोन चूंकि लो है इसकी वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक कर गया। क्लियर? अब आपको मैंने बताया हार्मोनल रेगुलेशन में कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है तो मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को कि ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है और पिट्यूटरी फर्दर जो है वो ओवरी को एक्टिवेट करता है और तब जाकर के FSH जो है और LH का सिक्रीशन होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फेज में तो ये सारे के सारे लो थे। अब चूंकि लो था उसको मैसेज चला गया हाइपोथैलेमस को। अब उसने क्या किया, अब देखिए लेवल आपका जो है वो FSH का, ये FSH का लेवल जो है वो बढ़ना, यहाँ पर लो था, ये यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये देखिए आपका येलो वाला दिखला रहा है आपके LH को, ये भी यहाँ पर लो था, ये भी धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ।
और फिर जैसे ही FSH का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हुआ, FSH की वजह से क्या हो गया कि फॉलिकुलर फेज जो आपका ये सेकेंड फेज है, फॉलिकुलर फेज जो कि आपका 6 to 13 डेज तक है, इसमें क्या है, चूंकि FSH का सिक्रीशन हुआ उसकी वजह से जो फॉलिकल्स थे, जो सेकेंडरी फॉलिकल्स आपको पहले बता चुकी, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे फीटल लाइफ में बनता है जब हम प्यूबर्टी को अप्रोच करने लगते हैं, और उसके बाद फर्स्ट मेनार्की के बाद हर महीने जो भी आपका फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है, उसमें से एक फॉलिकल जो है उसका सिलेक्शन होता है जो कि फर्दर ग्रो करता है और सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, टर्सरी फॉलिकल बनाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH। तो ये देखिए आपका जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बना, ये ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। जैसे ही आपका टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उसके अराउंड में जो ग्रैनुलोसा सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एस्ट्रोजेन। ये देखिए आपको ये दिख रहा है येलो कलर का, ये जो लेवल है ये आपका जो है वो एस्ट्रोजेन का, ये एस्ट्रोजेन का लेवल है, ये एस्ट्रोजेन है। एस्ट्रोजेन का अमाउंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजेन का जब अमाउंट ये बढ़ना स्टार्ट हो गया है, ये येलो कलर आपको एस्ट्रोजेन दिखला रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजेन का लेवल जब आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो अब इसका क्या काम है, एस्ट्रोजेन क्या करता है, जो यहाँ पर रैप्चर्ड था एंडोमेट्रियम उसका पहले वो उसका रिपेयरिंग करता है, एंडोमेट्रियम का वो रिपेयरिंग करता है, और रिपेयर करने में आपको पता है कि एनर्जी काफ़ी लगती है, तो उस समय स्लो जो है वो थिकनिंग करता है, रिपेयरिंग करता है और स्लो थिकनिंग करता है। तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्लो थिकनिंग हो रहा है, ये आपका 6 to 13 डेज जो यहाँ से यहाँ तक का है, इसमें आपका स्लो थिकनिंग हो रहा है, स्लो थिकनिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, फॉलिकुलर फेज में लेवल ऑफ LH, FSH और एस्ट्रोजेन लो से ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अभी भी नील है, अभी भी वो 0 ही है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटियम जो कि अभी बना नहीं है, ठीक है। अब आप आइए, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट फेज पे जो कि है आपका 14th डे, ये है आपका 14th डे। 14th डे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, जो LH का लेवल है वो मैक्सिमम हो गया, देखिए LH का लेवल मैक्सिमम हो गया, FSH का लेवल मैक्सिमम हो गया और एस्ट्रोजेन का भी लेवल मैक्सिमम हो गया। ये तीनों ही हार्मोन्स अपने मैक्सिमम लेवल पर होते हैं, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। जैसे ये मैक्सिमम लेवल पे आने का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैक्सिमम होते हैं तो ये हेल्प करते हैं ओव्यूलेशन में, ग्राफियन फॉलिकल के रैप्चरिंग में। ग्राफियन फॉलिकल इस समय रैप्चर कर जाता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल 3 हार्मोन्स, और जैसे ही वो रैप्चर होता है तो वो रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जिसको हम कहते हैं ओवम। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेकेंडरी oocyte जिसको हम ओवम कहते हैं वो एक्चुअली फीमेल गैमिट नहीं है, फीमेल गैमिट नहीं बना है, ये सेकेंडरी oocyte बना है जिसको हम ओवम कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो है ओवम रिलीज किसके इन्फ्लुएंस में हुआ, अंडर द हाईएस्ट सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड एस्ट्रोजेन। इन तीनों हार्मोन ने मिल करके ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर किया और उसकी वजह से जो है वो सेकेंडरी oocyte और ओवम रिलीज हो गया, क्लियर। अब आपका ओव्यूलेटरी फेज जो है वो खत्म हो गया। अब इसके बाद का जो फेज आ रहा है इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं और ल्यूटियल फेज भी। वैसे ही हम फॉलिकुलर फेज को प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि आपका एंडोमेट्रियम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, प्रोलीफेरेशन हो रहा है, इसलिए उसको प्रोलीफेरेटिव फेज भी कहते हैं, ठीक है। अब आप आइए, हम स्पेशली ल्यूटियल फेज को देख रहे हैं। ल्यूटियल फेज में ओव्यूलेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इस फेज में जो है ओवम वो पहुंचेगा आपके फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, वो आपका जो एम्पुला है वहां पर पहुंचेगा जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इस समय क्या होता है, जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, जो रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसके जो ग्रैनुलोसा सेल हैं वो ल्यूटीन प्रोटीन के साथ और ब्लड कैपरेज के साथ रीऑर्गेनाइज होकर के एक नया येलो कलर का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या है ये, कॉर्पस ल्यूटियम है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है ओवरी में और ये प्रोड्यूस करेगा
हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और पहले आपको बता चुके हैं कि इसका काम क्या है, ये थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम का। क्लियर? तो ये अब देखिए यहाँ पर आपका जो है वो क्या कर रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन यहाँ तक बिल्कुल लो था, यहाँ से ये मैक्सिमम हो जाता है। अप टू 25 डेज तक आप देखिए ये लगभग मैक्सिमम तक पहुँच जाता है। और जब ये मैक्सिमम तक पहुंचा हुआ है तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो है वो काफ़ी फास्ट थिकनिंग होता है एंडोमेट्रियम का, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करता है यूट्रस को टू रिसीव द एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। और इम्प्लांटेशन तभी हो पाएगा अच्छे से अगर प्रॉपरली जो है वो ब्लड कैपिलरीज वहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अब अगर मान लीजिए कि इन द मीन टाइम अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट नहीं होता है, तब कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट नहीं होता है और वो फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता रहता है। क्लियर? लेकिन अगर फीमेल जो है वो अनमैरिड है और उसका जो है वो स्पर्म अवेलेबल नहीं है, इन सच कंडीशन कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस समय क्या होता है कि लेवल ऑफ, अभी हम देख रहे हैं कि पीक पर पहुंच चुका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन पीक पर पहुंच गया। अब ये जो हाई अमाउंट हो गया प्रोजेस्टेरॉन का, अब ये वापस से मैसेज जाता है आपके हाइपोथैलेमस के पास कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो गया। और फिर क्या करता है हाइपोथैलेमस, GnRH का रिलीज बंद कर देता है, पिट्यूटरी इनएक्टिवेट हो जाता है, वो LH FSH का सिक्रेशन कम कर देता है और इसकी वजह से लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वापस से कम होने लग जाते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कम हो गया है। एस्ट्रोजेन जो है वो भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। एस्ट्रोजेन भी प्रोजेस्टेरॉन के साथ रिपेयरिंग में हेल्प कर रहा था, थिकनिंग में हेल्प कर रहा था। ठीक है, और जैसे ही ये कम हो जाता है तो वापस से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक करने लगती है। तो 25 डेज तक तो ये पीक पे पहुंचता है और उसके बाद से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वापस से लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है और 28 डेज आते आते वो काफ़ी कम हो जाता है और जिसकी वजह से वापस से एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो जाता है और फिर से आपका जो है ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? सो ये आपका जो है वो, और जब ये ब्लीडिंग होता है इसके साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो भी निकल करके बाहर आ जाता है और साथ में कॉर्पस एल्बिकेंस इन द फॉर्म ऑफ वाइट डिस्चार्ज वो भी वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। क्लियर? तो ये है हमारा जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया। और अब देखिए मैंने इसको चार्ट बना करके कोशिश किया है कि आपको इसको समझ में आए। जो मैंने बताया अभी आपको वही चीज़ यहाँ पे मैंने बनाया है कि 1 to 5 डेज जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज है, 6 to 13 जो है फॉलिकुलर फेज है, 14th डे जो है ओव्यूलेटरी फेज है, 15 to 28 डेज जो है वो ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज है। क्लियर? अब आप देखिए मेंस्ट्रुअल फेज में क्या है, LH का लेवल, FSH का लेवल, एस्ट्रोजेन, ये सारे के सारे लो हैं, काफ़ी लो हैं। प्रोजेस्टेरॉन तो नील है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो है वो रैप्चर हो जा रहा है, एंडोमेट्रियम जो है वो रैप्चर हो जा रहा है और ब्लीडिंग हो जा रहा है। क्लियर? एंड उसके अलावा इस ब्लीडिंग के साथ जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो भी डिस्चार्ज हो जा रहा है। इसके बाद क्या है, अब जो है चूंकि बहुत कम है, बिल्कुल नील था प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया कि ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो हाइपोथैलेमस ने स्टार्ट किया, पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया और पिट्यूटरी ने LH और FSH को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में लो अमाउंट, तो लो से धीरे धीरे करके वो 13 डे होते होते ऑप्टिमम हो जाता है। ये तीनों ही लो टू ऑप्टिमम होते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अभी भी काफ़ी, यहाँ पर नील था, यहाँ पे वेरी लो, थोड़ा बहुत जो है वो सिक्रेशन यहाँ पर हो जाता है। अब चूंकि यहाँ एस्ट्रोजेन बन रहा है तो एस्ट्रोजेन के बनने की वजह से क्या हो रहा है, FSH चूंकि यहाँ रिलीज हो रहा है तो इसकी वजह से जो आपका सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं वो एस्ट्रोजेन को सिक्रीट करते हैं और उसकी वजह से रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है एंड स्लो थिकनिंग होता है। देखिए मैंने लिखा है स्लो थिकनिंग। क्लियर? अब उसके बाद 14 डे मैंने बताया आपको कि मैक्सिमम हो जाता है LH, FSH और एस्ट्रोजेन, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं LH सर्ज, इसको हम कहते हैं LH सर्ज, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ओव्यूलेशन।
अगर मैक्सिमम नहीं होगा LH, FSH और एस्ट्रोजेन तो ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर नहीं करेगा और सेकेंडरी oocyte या ओवम जो है वो रिलीज नहीं होगा। क्लियर? और फिर 14 डे को जब रैप्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल का, यहाँ मैंने ओवरी में क्या चेंज आ रहा है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और फर्दर थिकनिंग प्रोजेस्टेरॉन चूंकि सिक्रीशन स्टार्ट हुआ है तो ये आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम बना प्रोजेस्टेरॉन, तो ये फर्दर थोड़ा इस समय हल्का ही थिकनिंग कर रहा है उस दिन में। अब 15 to 28 जो है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज। इस समय क्या हो रहा है, LH, FSH मैक्सिमम पहुंच चुका था, अब उसको वापस लो में आना है, तो यहाँ पर ये लो हो गया, दोनों ही लो हो गया। एस्ट्रोजन लो होता है, फिर ऑप्टिमम होता है, फिर वापस लो होता है 25th डे के बाद। ऑप्टिमम क्यों होता है? क्योंकि इसको भी हेल्प करना है थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम में। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, ओवरी में चेंज हो रहा है कि यहाँ पर ये कॉर्पस ल्यूटियम ये बना रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। क्लियर? और एंडोमेट्रियम में क्या हो, रैपिड और मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। क्लियर? लेकिन जैसा मैंने बताया 25 डेज तक ये मैक्सिमम होता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो 26 से 28 डेज पे इसका अमाउंट डिक्रीज करने लगता है और 28-29 डेज तक ये बहुत ही लो हो जाता है और वापस से फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए नए नए वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। फिर हम एक क्वेश्चन का भी जो है वो सेशन करेंगे।